तो हम सभी देखते हैं, मगर उन सपनों को हकीकत में बदलना, ये हमारी मेहनत, लगन और निष्ठा तय करती है। जय हिंद, मैं हूं नवनीत आनंद और आप देख रहे हैं युवा का एक स्पेशल इंटरव्यू सीरीज यूथ संवाद। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एक काफी प्रचलित परीक्षा के बारे में, जिसे कहते हैं यूपीएससी CAPF। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आज के मेहमान हैं श्री विकास चौधरी जी, जिन्होंने यूपीएससी CAPF क्लियर किया और सेलेक्ट हुए। उनकी कहानी हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और यूपीएससी CAPF से जुड़े हुए क्या सवाल हैं, हम उन्हें भी उनके भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूथ संवाद में। जी धन्यवाद नवनीत। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, आपने 2018 में यूपीएससी CAPF क्लियर किया, आपका ऑल इंडिया रैंक 305 था जी। आपके पेरेंट्स का रिएक्शन और आपका रिएक्शन क्या था? देखिए कि उस टाइम पे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो रिजल्ट पिछले साल इसी अगस्त में, और शाम के 6:30 बज रहे होंगे, तो रिजल्ट खोल के देखा, सिलेक्शन हो गया। बहुत खुशी हुई। तो जब पेरेंट्स को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में ये कि हमारा बिकॉज मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ अपने घर में, अब शुरुआत हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें खुशी हुई। घर पे मिठाइयाँ भी बांटी गई खुशी खुशी में, इस तरीके से सेलिब्रेट किया। क्या और बात है, और जो भगवान में जो फेथ होता है हमारे माँ बाप का, वो उन्होंने भगवान को थैंक यू बोल दिया इस तरीके से। क्या बात है। जी सर, आपके पीछे मैं एक फोटो देख रहा हूँ, आप उस फोटो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये फोटो जो है, ये पीछे जो आपको रेड रेड दिख रहा है, इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है। तो ये यूपीएससी के बाहर जो धौलपुर हाउस है, उसके बाहर खींची गई फोटो है। आमतौर पे ये एक ट्रेंड है कि जो सिलेक्ट हो जाता है यूपीएससी में किसी भी पेपर में, वो एक फोटो जरूर डालता है कि हाँ यूपीएससी पीछे लिखा हुआ है। तो ये फोटो पिछले साल की है, लगभग जून 2019 की ये फोटो है, जब मेरा इंटरव्यू था। तो ये उस दिन की फोटो है। काफी हैंडसम सर आप लग रहे हैं, इधर पे मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल टाई वाई लगा के यू आर लुकिंग लाइक अ ट्रू जेंटलमैन। सर, जी दूसरा सवाल, असिस्टेंट कमांडेंट जो पद है, जो डेजिग्नेशन है सर, जी क्या जी मतलब है इस डेजिग्नेशन का? असिस्टेंट कमांडेंट के क्या को होने का मतलब क्या है सर? जी, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मेरे लिए अगर देखूं, तो अगर इसे इमोशनली अगर मैं कनेक्ट करूं, तो मेरे लिए असिस्टेंट कमांडेंट का मतलब है ड्यूटी, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी। ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं। नेशनल सिक्योरिटी मतलब देश की सेवा करना, राष्ट्र हित में कोई भी काम करना। तो असिस्टेंट कमांडेंट उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। अगर इसकी टेक्निकल डिटेल्स में बात करें, तो ये ग्रुप ए सर्विस है, मतलब गेजेटेड ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, वो पोस्ट है। तो और हमारी जो 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और सशस्त्र सीमा बल SSB, और CISF जो कि हमारे एयरपोर्ट्स और ये है कि मेट्रो को जो गार्ड करती है, तो उनमें जो डायरेक्ट एंट्री होती है एज एन ऑफिसर, वो असिस्टेंट कमांडेंट कहलाया जाता है। और स्टेट पुलिस में ये जो रैंक होती है, ये DYSP जो होता है, डिप्यूटी एसपी जिसे हम बोलते हैं, उसके जी, इक्विवेलेंट होती है। हम इसके बारे में और विस्तार से भी आगे चल के जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सही चीज़ आपने बताई कि असिस्टेंट कमांडेंट होने का मतलब इट इज़ ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। काफ़ी सही बात बोली सर आपने। जी सर, इफ़ वी टॉक अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो वो क्या रहा सर? देखिए कि मैंने +2 कॉमर्स से किया है, और उसके बाद मैंने BA दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से, और MA इकोनॉमिक्स हैदराबाद यूनिवर्सिटी से किया है।
तो मैंने सिंपल BA MA किया है, ये मेरी क्वालिफिकेशन। इसी के साथ दूसरा सवाल आता है, जी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, फिर आपने बीए एमए किया, तो आपने कॉमर्स भी जी देखा, आपने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से सब्जेक्ट्स भी देखे। जी एजुकेशनल बैकग्राउंड हाउ डज इट मैटर इस एग्जाम में, चाहे यूपीएससी सीएपीएफ हो या यूपीएससी से द्वारा के द्वारा द अदर एग्जाम्स व्हिच आर कंडक्टेड, तो कितना मायने रखता है हाँ। ये? देखिए, ये जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ये बिल्कुल ना के बराबर मायने रखता है, क्योंकि आप चाहो तो ओपन से कोर्स कर लो, आप चाहो तो रेगुलर कोर्स कर लो, बस यूपीएससी क्या कहता है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी क्वालिफिकेशन मांगता है। अब उसमें मैटर नहीं करता कि कोई साइंस से आया है, कोई आर्ट से आया है, कोई ह्यूमैनिटीज से आया है, कोई एग्रीकल्चर से आया है, या फिर कोई आईआईटी से है, कोई एनआईटी से है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई मैटर नहीं करता। मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त ऐसे भी हैं जो आईआईटी से भी हैं। मेरे साथ एक दोस्त ऐसा भी है जिसने बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग किया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग किया और उसके बाद ये एग्जाम निकाला। तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपने मेहनत कितनी की है। क्योंकि एग्जाम तो जनरल स्टडीज बेसिस पे होता है ना, कि जनरल जो सबके समझ में आ जाए, जितना साइंस वाला बंदा समझ जाए उतना ही आर्ट्स वाला बंदा समझ जाए। तो जो और सिलेबस सबके लिए सेम होता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी जो भी हमारे होते हैं, जो साइंस वाला पढ़ेगा वही आर्ट्स वाला पढ़ेगा। तो बैकग्राउंड मैटर्स लीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो जैसा कि सर ने बताया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज आपने कितना उसमें एफर्ट दिया है। तो जी बहुत सर बताया। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन सर, आप अपने आप को लाइक मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज देखे पहले, या फिर आपके काफ़ी सारे वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। इनफैक्ट अगर मैं यूपीएससी सीएपीएफ एसी करके टाइप करूं, तो पहले कुछ वीडियोस में से आप ज़रूर होते हैं। तो नेवरदलेस आप अपने आप को सर भूमिपुत्र का बेटा कहते हैं। यानी ये दर्शाता है कि यू आर वेरी डीपली कनेक्टेड टू योर रूट्स, आप अपने रूट्स को हमेशा याद रखते हैं। तो सर अगर एक कैंडिडेट किसी रूरल बैकग्राउंड से आता है मान लीजिए जी सर, तो उसके लिए ये यूपीएससी सीएपीएफ का रास्ता कितना मुश्किल या कितना आसान रहेगा, कैसी उसकी जर्नी वो एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए कि जैसे कि पहले जैसे आपने रूरल बैकग्राउंड की बात की, तो मेरा भी रूरल बैकग्राउंड है। मैं भी एक सामान्य से मध्यम मतलब मध्यम वर्गीय किसान परिवार से मेरा ताल्लुक है। तो ये है कि देखिए, आप जब मैं क्लियर कर सकता हूँ तो कम से कम होप तो मिलती है कि और कोई भी क्लियर कर सकता है। और मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी बता सकता हूँ जो मतलब ये है कि, और हम देखते भी हैं टीवी में मीडिया में, कि एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले इंसान का बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। तो मैटर ये करता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आप में लगन कितनी है, आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं, आप अपने गोल के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। पहले रूरल बैकग्राउंड के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि देखिए कि भाई, शहर में जाना है, वहाँ पे एक रूम लेंगे, फिर हम ये है कि वहाँ पे कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग में एडमिशन लेंगे, कोचिंग की फीस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती थी। लेकिन अब तो ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है। देखिए, हम और आप बात कर पा रहे हैं, काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्लासरूम में या किसी एक पर्टिकुलर रूम में डिस्कशन हो रहा है हमारा। तो रूरल बैकग्राउंड के भी ऐसे मैंने मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने अपने घर में बैठे बैठे ही बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है जैसे कि है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान की तरह है, तो इसका हमें पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और स्पेशली इस टाइम पे जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ये बेस्ट टाइम है यूटिलाइज करने का, अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये है कि अब धीरे धीरे अगर टेक्नोलॉजी अगर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, अब हम 5G की तरफ जा रहे हैं, तो और भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। तो इस तरीके से
गांव देहात में ये है कि देखिए अब भारत नेट का जो कनेक्टिविटी का जो ये है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि गांव गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी, तो आप वहाँ पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बस ये है कि आप में लगन होनी चाहिए, आप डेडिकेटेड होनी चाहिए पढ़ने। और बाकी बैकग्राउंड का मैंने आपको बता ही दिया, एजुकेशनल बैकग्राउंड वो मैटर करता नहीं। बहुत सही सर आपने बात बोली कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हो रहा है हमारे देश में, सो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। जी ऐसे में वो जो गैप था बिटवीन द अर्बन एस्पिरेंट्स एंड द रूरल एस्पिरेंट्स, वो हाँ जी हद तक कवर अप हो गया है, काफी हद तक कम हो गया है। हाँ सर आगे बढ़ते हुए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यूपीएससी काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, चाहे वो जी सिविल सर्विसेज का हो गया, चाहे वो सीएपीएफ हो गया, चाहे वो अन्य एग्जाम्स हो गए। हम्म। लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ में क्या खास है सर? क्या खास बात है यूपीएससी सीएपीएफ का? देखिए यूपीएससी सीएपीएफ एज एन एग्जाम अगर हम बोलें तो इसमें खास बात ये है कि इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे कि सबसे पहली बात तो एज फैक्टर, जो हम बोलें कि इसकी जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट वो 25 है। तो द नेशन वांट्स टू रिक्रूट यंग ऑफिसर्स। राइट। सबसे बढ़िया बात ये है, जैसे आप देखते हैं सिविल सर्विस का जो एज लिमिट है वो 32 है, लेकिन इसका 25 ही है। तो इसका मतलब ये है कि वो यंग फेलोज चाहते हैं जो कि एक ही चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर सकें। दूसरा खास बात ये है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती हैं। साथ के साथ ये है कि हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं जितनी भी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी हेल्प करती हैं। तो जैसे कि कोई इलेक्शन ड्यूटी हो गई या फिर कोई रायट हो गया तो आप देखते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स आ जाती है, या फिर एंटी नेक्सलाइट ऑपरेशंस हो गए या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो गए या फिर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हो गए, उनमें भी हमारे जो सीएपीएफ्स हैं वो फुल्ली इन्वॉल्व हैं। जैसे आप बीएसएफ को देख सकते हैं, सीआरपीएफ को जी। देख सकते हैं, आईटीबीपी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि फॉरेन मिशंस में भी जाते हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह में भी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ऐसे जो कंट्रीज हैं जहाँ पे ये एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। और सबसे बढ़िया फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया सबसे ज़्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में नंबर वाइज कंट्रीब्यूट करता है अपने क्या बात है। ट्रूप्स। तो ये खास बात है इसकी। तो मल्टीपल असाइनमेंट मिलते हैं और ये है कि एक्सपोजर बहुत बड़ा है। आप इवन आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी में भी जा सकते हैं। अगर आपको डिजास्टर रिलीफ, क्योंकि हर 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 महीने कोई ना कोई डिजास्टर आता रहता है, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी कुछ हो गया, तो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसमें जाके ये कि अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली भी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है डिजास्टर रिलीफ के लिए, आपने देखा ही होगा। तो ये सीएपीएफ की खासियत है। लेकिन जो बेसिक मैंडेट है वो ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी को बना के रखना, देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीएपीएफ को दी गई है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बताया। स्पेशली जो बात है कि यूपीएससी सीएपीएफ के द्वारा दे वांट द यूथ पॉपुलेशन टू यस मोर एंगेज्ड इन द यस मैटर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो वो काफी काफी अच्छी बात यस यस। आपने बताई और काफी सही बात है ऐसे। टॉकिंग अबाउट द एग्जाम, जो यस यूपीएससी सीएपीएफ है सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जी, इसकी एलिजिबिलिटी देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी के लिए 25 एज और ग्रेजुएशन ये मस्ट है। उसके अलावा जैसे जैसे अगर कोई अदर कैटेगरी भी है तो एज रिलैक्सेशन भी है। और अगर आप पहले से ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 5 साल का ये है कि और भी रिलैक्सेशन मिल जाता है इसमें।
तो इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और मेरी एज 27 है, तो मैं फिर भी एलिजिबल हूँ अंटिल 30 तक इस एग्ज़ाम को देने का। तो इस तरीके से है एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन और ये जो भी आपकी एज लिमिट है वो। उसके अलावा ये है कि जो फिजिकल आपका होगा और मेडिकल होगा, उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी हैं, तो वो हर साल नोटिफिकेशन में दी जाती है। तो जनरल एलिजिबिलिटी ये है कि 165 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए, और जो अगर आई साइट का अगर हम बात करें तो 6/12 विद स्पेक्ट्स 6/12 अगर आपको क्लियर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी ये है कि जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो मतलब कोई स्कोप ही नहीं बनता है, आप भी समझते हैं। या फिर आपका ये है कि हाथ में बहुत ज़्यादा घुमाव है, जैसे कोहनी में देखते हैं हम वो चीज़ें, जी या जी, फिर आपकी हथेली से बहुत स्वेटिंग होती ज्यादा है, स्वेटिंग। तो वो चीज़ें तो हैं। मतलब क्योंकि जैसे देखा जाता है, अब मैंने एक बार पूछा भी था कि सर ये हथेली से स्वेटिंग का क्या चक्कर है, तो डॉक्टर बता रहे थे कि वेपन फिसलता है, या फिर आप करेक्ट किसी करेक्ट। या फिर आप किसी जैसे डिफिकल्ट टेरेन में आपको चढ़ना उतरना हो, पेड़ कहीं भी, तो ये हाथ फिसलता है, तो इसीलिए हम उनको पहले ही छांट देते हैं। तो ये है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे रखे जाते हैं, जिससे अच्छे कैंडिडेट्स उनको मिल सकें। सो ये है। सो मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है सर, वो इट इज वन ऑफ द 4 phases ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द एग्जाम एज वेल। इसके बारे में हम थोड़ा यस गहराई से की बात करेंगे सर। उसके पहले एक जी सवाल कि यूपीएससी सीएपीएफ में कितने पेपर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं सर? जी। इसमें देखिए, जैसे कि 4 स्टेज होती हैं, पहले रिटन, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर इंटरव्यू, और उसके बाद लिस्ट आती है। तो रिटन 2 पार्ट्स में होता है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, जो जिसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यू वाले बेसिकली, और उसमें होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड मैथ्स और रीजनिंग। और सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब कि लिखने वाला। तो उसमें होते हैं ऐसे, पैराग्राफ, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर, इस तरीके से वो 200 मार्क्स का होता है। तो ये 2 रिटर्न पेपर्स होते हैं 450 नंबर के। तो फर्स्ट स्टेज तो ये होती है जी। रिटन एग्जामिनेशंस के बाद सर प्रोसेस क्या क्या है? जैसे हम फेजेस के बारे में बात करने वाले थे, तो अभी उस पर बात करेंगे। फेजेस क्या क्या है सर? तो हाँ, सो जैसे क्या होता है कि सबसे पहले जो, जैसे मैंने एग्जाम लिखा या आपने लिखा, तो हमारा पेपर 1 चेक होगा। तो पेपर 1 की अगर कट ऑफ पार कर ली है तभी पेपर 2 चेक होगा। अगर कट ऑफ ही पार नहीं हुई है तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। मतलब कॉम्बाइंड करके नहीं देखेंगे, पहले पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, फिर टोटल जो होल दोनों पेपर्स की कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ेगी। मैं इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ। जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ था, पेपर 1 की कट ऑफ थी 95, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे 107 आउट ऑफ 250। और पेपर 2 जो था उस और पेपर 2 को मिला के जो दोनों पेपर्स की कट ऑफ थी वो थी 166। तो इस कंडीशन, और मेरे मार्क्स जो आए थे वो आए थे 189। तो इसमें यह है कि जब मैंने पहला पेपर क्वालिफाई कर लिया, 95 कट ऑफ थी मेरे, 107 मार्क्स है, तभी मेरा दूसरा पेपर चेक हुआ। चेक हुआ। और जब मेरा दूसरा पेपर चेक हुआ तो उसमें मैंने 166 से ज़्यादा स्कोर किया, 189। तो तब जाके थोड़ा सा ये है कि कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये बहुत सिंपल है। मतलब ये है कि अगर पेपर 1 में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, भले ही पेपर 2 आपका बहुत अच्छा गया है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर पेपर 1 आपने बहुत अच्छा कर दिया, जैसे कि 250 में से आपके 168 मार्क्स आ गए, लेकिन पेपर 2 में आपके 0 मार्क्स आए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी मिनिमम 50 मार्क्स लाने होते हैं।
तो इस तरीके से चलता है। तो ये पेपर 1 और 2 का हो गया, तो एक कॉम्बाइंड कट चलती है उसमें। फिर फिजिकल के लिए कॉल आता है। तो फिजिकल में ये है कि जैसे हाइट वेट चेक हो जाएगा, जो बीएमआई बनता है, जैसे एक स्पेसिफिक हाइट है तो इस पे वेट कितना होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट 170 तो मेरा वेट लगभग 72-73 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। जी। तो ये है। तो इसके बाद फिर मैं फिजिकल में फिजिकल में हमें 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं, 3 नहीं 4 राइट। चीज़ें करनी पड़। तो इसमें ये है कि एक तो लॉन्ग रनिंग 800 मीटर का, जो कि हमें 3 मिनट 45 सेकंड में करना पड़ता है, और जिसे हर कोई कर देता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। उसके बाद 100 मीटर की एक रेस होती है, और उसके बाद एक शॉर्ट पुट जिसे हम गोला फेंक कहते हैं वो होता है, और एक लॉन्ग जंप होती है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं या तो लॉन्ग जंप में बाहर होते हैं, या फिर ये है कि जो 100 मीटर वाली स्प्रिंट होती है उसमें बाहर होते हैं। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि जैसे कि जैसे 800 मीटर्स है, तो उसको तो ये है कि हमारे पास एम्पल टाइम होता है भागने के लिए, लेकिन 100 मीटर को हमें शायद 14 या 15 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। तो वो थोड़ा सा ये होता है कि अगर बॉडी में थोड़ा वेट हो तो नहीं हो पाता है, क्योंकि 100 ही मीटर दौड़ना है। बाकी गोला फेंक तो हर कोई कर देगा, मतलब आप ऐसे करके फेंकोगे तब भी गोला फेंक हो जाता है। हाँ, यही सच्चाई है, क्योंकि ऐसे ही हुआ था हमारा भी। और उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल में मैंने आपको बताया, ये कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, डायबिटीज, कैंसर, टीबी, इस तरीके से, पाइल्स, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। या फिर आपका फ्लैट फुट ना हो, आपकी पाम स्वेट ना करती हो, आपके हाथ या पैर में धनुष ना बनता हो, इस तरीके से, मतलब टेढ़ी जो होता है वो ना बनता हो। बाकी मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल। और कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार ट्रीट करेंगे आपको, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं एकदम, कि आइए बैठिए, और बड़े आराम से प्यार से मेडिकल हो जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे 3rd स्टेज खत्म हो जाती है। और फिजिकल के ज्यादातर अगले या उससे दूसरे या तीसरे दिन मेडिकल हो जाता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपने फिजिकल क्वालिफाई किया तो तुरंत ही मेडिकल के लिए आपको भेज देंगे। तो हो सकता है कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसी दिन प्रोसेस शुरू हो जाती है, कभी कभी अगले दिन या उससे अगले दिन शुरू हो जाता है। और इनके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग होता है। हाँ। उसके बाद आता है 4th स्टेज में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में ये होता है कि जो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, उनके पैनल बनते हैं। तो वही उन्हीं पैनल बनते हैं 4 से 5 लोगों के। तो वही ये है कि इंटरव्यू लेते हैं, और इंटर मार्क्स का होता है। तो पेपर 1 जो था 250 का, पेपर 2 200 का, और इंटरव्यू 150 का, तो टोटल 600 मार्क्स का 600 मार्क्स का। ये है कि उसमें से जितने भी मार्क्स बनते हैं, अगर कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना ये है कि नेक्स्ट टाइम दे सकते हैं। और इस एग्जाम की एक खास बात ये है, जो सबसे खास बात आप पूछ रहे थे, कि एक बार इसमें सिलेक्शन हो गया तो आप दोबारा बैठ नहीं सकते इस एग्जाम में। हाँ, वो कोई भी फोर्स मिले, कुछ भी मिले, आपको उसी में रहना पड़ेगा। जैसे सिविल सर्विस में हम देखते हैं कि रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए लोग दोबारा बैठते हैं, दोबारा तीसरी बैठते बार हैं। बैठते हैं। इसमें ये है कि एक बार सिलेक्शन, और उसके बाद आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो बस ये है। ये काफी बड़ा डिफरेंस है कि यूपीएससी सीएससी में, हाँ, जैसे अगर किसी को आईआरएस मिला है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला है, हम्म, तो उनको वापस से, अगर उनको चाहिए कि उनको आईएएस में हो जाए, तो वो वापस से एग्जाम देते हैं और आईएएस निकाल के वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म। सर्विस में चले जाते हैं। इसके पीछे मैंने रीजन भी पूछा था,
वो ये चाहते थे, तो उन मेरे को बताया सीनियर ऑफिसर्स ने कि वो चाहते हैं कि यंग आदमी आए। ऐसा नहीं है कि वो 2 बार दे रहा है, 3 बार दे रहा है, उसी प्रोसेस में उलझा रहे। क्लियर माइंड हो कि हाँ ये फोर्स ज्वाइन कर लिया, अब इसमें रहना है। तो जिस बंदे ने 22 साल की उम्र में एग्जाम निकाला है, वो 25 साल तक इसी एग्जाम को लिखता रहेगा रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो फिर फोर्स में क्या सर्व करेगा। तो वो चाहते हैं कि यंग आदमी एक ही बार में आए और सर्व करे। तो ये इसके पीछे लॉजिक है जो मेरे को सीनियर ऑफिसर्स ने बताया। तो बार बार मैं ये समझ रहा हूँ कि यूपीएससी जो सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है, ये बिल्कुल इट इज कॉलिंग आउट फॉर द यूथ कि आप यस, एग्जैक्टली। जो युवा शक्ति है हमारी देश की, आप वो आए, आप इसको क्लियर करें और वो चैलेंजिंग जॉब आप लें। यस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात सर है। हाँ जी, हाँ जी। यूपीएससी सीएपीएफ हमने क्लियर कर लिया, हमारा इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया हमारा। जी मैं अगर मैंने क्लियर किया है तो मेरा पहला जो पोस्टिंग होगा दैट विल बी इन द ऑन द डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट कमांडर, इनको जी हिंदी में हम सहायक कमांडेंट कहते जी। हैं। सर इस पर आप थोड़ा विस्तार से अगर बता पाए। देखिए कि जैसे यूपीएससी सीएपीएफ में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको सबसे पहले 5 फोर्सेस जो मैंने आपको बताया, आरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, इनमें से आपकी रैंक, की प्रेफरेंस और आपकी कैटेगरी, ये 3 चीजें मैटर करेंगी कि आपको कौन सी फोर्स मिलने वाली है। जैसे कि हम और भी एग्जाम्स में देखते हैं कि क्या प्रेफरेंस पे क्या डाला है, क्या रैंक है, उस तरीके से। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये है कि आपको सहायक कमांडेंट जिसे हम बोलते हैं, तो जैसे नॉर्मली अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो 3 स्टार लग जाता है हमारा कंधे पे। तो बड़ी खुशी की वो मोमेंट होता है। तो ये है कि इसकी जो डेजिग्नेशन है, रैंक है असिस्टेंट कमांडेंट, लेकिन डेजिग्नेशन है कंपनी कमांडर। कंपनी कमांडर मतलब ये है कि आप कम से कम 150, 140-50 लोगों को के आप कमांडर होंगे। तो आपको जो भी आपकी सबॉर्डिनेट रैंक्स होंगी, उनका अच्छे से मैनेजमेंट, पूरा मैन पावर मैनेजमेंट, जितने भी ट्रूप्स आपके होंगे, पूरा मैनेजमेंट आपके हाथों में होगा। किस तरीके से आपको ड्यूटी लगानी है, किस तरीके से कोई ऑपरेशन प्लान करना है, किस तरीके से किसी टास्क को कैरी आउट करना है। तो ये होता है। तो सहायक कमांडेंट ये है कि बहुत ही अच्छी सर्विस है, ग्रुप ए सर्विस है, क्लास 1 जिसको हम बोलते हैं, लेवल 10, 5400 ग्रेड पे यानी 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। और मैंने पहले भी जैसे बताया था कि दिस इज इक्विवेलेंट टू डेप्यूटी एसपी ऑफ अ स्टेट पुलिस, इस तरीके से। और इसमें प्रमोशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो मैं उनके बारे में भी आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोशंस के बारे में आप बताइए। जी, तो इसमें जैसे धीरे धीरे ये है कि हमारा इन इसी तरीके से फोर्सेस के वेलफेयर के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही, तो उनमें से सबसे बड़ा जो स्टेप ये लिया जा रहा है कि जॉब ग्रोथ बहुत मैटर करती है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। आपको 30 से 35 साल ये है कि एक फोर्स में देना है, और जॉब ग्रोथ अगर अच्छी नहीं है तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सही बात। इसमें ये है कि अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी शुरू करते हैं और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 35 ईयर्स, यानी अगर आप 25 तक भी सिलेक्ट हो जाते हैं, 25-26 तक भी, तो आप कम से कम आईजी तक जा सकते हैं। मतलब आईजी आप समझते ही हैं, इंस्पेक्टर जनरल इंस्पेक्टर कितनी जनरल। बड़ी पोस्ट हो। 2 स्टार होता है, 2 स्टार ऑफिसर उसको हम बोलते हैं। एंड इंस्पेक्टर जनरल जो होता है आईजी, इट इज इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। तो प्रमोशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट, फिर डिपेंडेंट, फिर सेकंड इन कमांड, फिर कमांडेंट, फिर डीआईजी, फिर आईजी। तो आईजी तक तो बनना ये है कि अगर आपका एसीआर अच्छा है और आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है अपने करियर में, तो बन जाएंगे। उसके बाद ये है कि जैसे एडिशनल डीजी हो गया या स्पेशल डीजी हो गया या डीजी हो गया, डीजी तो अभी आईपीएस ही बनते हैं, लेकिन धीरे 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 सरकार भी कुछ ऐसा कर रही है कि मतलब ये है कि
जो कैडर ऑफिसर्स हैं उनके प्रमोशन एवेन्यूज और भी अच्छे हो जाएं। तो ये है, तो प्रमोशन की चिंता ना करें, जॉब ग्रोथ अच्छी है इसमें, ये है। काफी रिवॉर्डिंग होती होगी सर, जो हाँ असिस्टेंट की जो जॉब है। इनफैक्ट हाँ किसी भी आप ऐसे पद पे जब आप पहुंचते हैं तो काफी जी रिवॉर्डिंग होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। देखिए, आप अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, अगर आपने फॉलो की हो तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जीतने वाले जो ऑफिसर हैं वो सीआरपीएफ के ही असिस्टेंट कमांडेंट हैं, नीरज कुमार। उन्होंने अपने 4 साल के टेन्योर में 7 पीएमजी अभी तक ये है कि उनको अवार्ड किए गए हैं। 7 पीएमजी यानी 7 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। लगातार ही इज ऑन इन्वॉल्व इन टू ऑपरेशंस। तो ये आप देखिए, तो बिल्कुल आप जैसे बोल रहे थे कि काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है, तो ये है। और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं पूरे इंडिया की पुलिस फोर्सेस में सबसे ज़्यादा गैलेंट्री मेडल्स उनको दिए जाते हैं, क्योंकि ये कि हर वक्त चैलेंजिंग टास्क में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये इन सारी बातों को नजर में रखते हुए सर, यूपीएससी सीएपीएफ का हम्म, आप फ्यूचर कैसा देखते हो? द फोर्सेस, जैसे कि अभी हम आजकल बात करते हैं कि कुछ पार्लियामेंट्स में भी चर्चा चल रहा है कि कुछ रैंक्स के ऊपर ऐसा कुछ, तो उस पर आपका सर क्या कहना होगा? देखिए, अगर नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो फ्यूचर ब्राइट है। बाकी ये है कि अगर किसी यूथ में डिटर्मिनेशन है डिफेंस फोर्सेस में सर्व करने का, क्योंकि वहाँ पे हम सिविलियन की तरह नहीं घूम घूम सकते कि शॉर्ट्स पहन के और चप्पल में हम घूम रहे हैं। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए होती है। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन करिए। आपको सबसे अच्छा जो एक्सपोजर होगा वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसकी एक खास बात ये और है कि इसमें डेप्यूटेशन भी मिल जाती है अच्छी अच्छी। जैसे बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि हम सीबीआई में जाएं, तो सीबीआई में डायरेक्ट एंट्री तो सब इंस्पेक्टर की होती है सीजीएल के थ्रू, लेकिन आप इसमें एसपी भी बन के जा सकते हैं डेप्यूटेशन पे। एनआईए हो गई, एनएसजी हो गई, एनडीआरएफ, आईबी, रॉ, इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनटीआरओ। और मिनिस्ट्रीज में भी मतलब ये है कि सेक्रेटरी पोजीशंस पे भी जा सकते हैं। कुछ जगह ये है कि वैकेंसीज दी जाती हैं ऑन डेप्यूटेशन। तो ये है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। इवन अभी तो स्टेट पुलिस मतलब जैसे कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस हो गई या झारखंड पुलिस हो गई, तो वो लोग अभी क्या कर रहे हैं कि एसपी रैंक पे ये है कि ऑन डेप्यूटेशन बुलाते भी हैं अच्छे अच्छे जो कमांडेंट रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है कि नक्सलाइट प्रॉब्लम को कैसे डील करना होता है। लगातार 10 12 15 साल वो इसी मतलब ये है कि प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। इवन अभी तो पंजाब पुलिस ने भी डेप्यूटेशंस पे बुलाना शुरू कर दिया है एसपी रैंक पे। मैंने खुद ही मतलब एक नोटिफिकेशन वो एक हाँ नोटिफिकेशन देखा था, उसमें मेंशन था कि पंजाब पुलिस ने भी डेप्यूटेशन पे बुला रखा है। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो बस यही है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और थोड़ा सा ये है कि जो लाइफ है वो चैलेंजिंग है, ये बात मैं मानता हूँ, बट चैलेंजिंग तो है साथ के साथ एडवेंचरस भी है। तो अगर आपको रियल एडवेंचर रियल थ्रिल चाहिए तो फिर आप बिल्कुल ये है कि डिफेंस फोर्सेस में या आर्म्ड फोर्सेस में आइए, मेरा यही कहना। बिल्कुल सही बात आपने कही सर। और मैं ये समझ रहा हूँ कि यूपीएससी सीएपीएफ के बाद आप किसी फोर्स में जाते हो तो उसके अंदर भी आपको काफी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। चाहे जी किसी सेक्रेटरी के ऑन डेप्यूटेशन आप जाओ, तो काफी सही आपने बात बताई सर। हाँ। जो और हमारे, हाँ जी। जी, और देखिए सबसे बड़ा फायदा ये होता है आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का कि आप अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स में भी चैनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि स्पोर्ट्स में भी अपना करियर तलाश कर सकते हैं।
तो ये भी एक, जैसे कि अगर आपको नॉर्मल स्पोर्ट्स में जाना है तो शूटिंग हो गई, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई। अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना है तो माउंटेनियर हो गई, माउंटेनियरिंग हो गई, स्कूबा डाइविंग हो गई, स्कीइंग हो गई, तो उसमें भी जा सकते हैं। ये सारी बात सुनकर मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा होगा उसका भी मोटिवेशन लेवल यहाँ पर होगा सर, क्योंकि आप इतनी सारी ऑलरेडी बातें बताई हैं, चाहे वो डेप्यूटेशंस के बारे में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में किस तरह इन्वॉल्व रह सकते हो। सर, हमारे जितने एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं जी उनके लिए आपकी तरफ से कुछ पर्सनल टिप्स जो आपको आपके प्रिपरेशन में काम आया था। देखिए, पहला टिप तो यही है मेरा कि आप रिजल्ट के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि अब्दुल कलाम जी को लाइफ में मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें कलाम जी का जब एयरफोर्स का वो पायलट बनना चाहते थे तो उनका एएफएस भी जो होता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाला, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो कहीं आके बैठे थे तो उनको किसी ने बोला था कि कलाम, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है उस चीज के बारे में सोचो, जो सोचो। तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट कैसा होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेहनत करना। मेहनत है। तो मेहनत करते रहें। और सब, अगर मैं किसी पेपर की तैयारी कर रहा हूँ और तुम भी उसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, भले ही मैं आईआईटी से हूँ, भले ही आप किसी मतलब ये है कि नॉर्मल किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज से हो, लेकिन हम हैं एक ही स्टेज पे। आप भी एस्पिरेंट हो, मैं भी एस्पिरेंट हो, तो इन्फीरियर या सुपीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपके आईआईटी में मार्क्स कितने आए थे, मैं आए या थे। फिर ये है। इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये पूछेगा कि भाई आप ये नौकरी क्यों ज्वाइन करना। वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखने वाला कि मतलब कहाँ से है, क्या है, रूरल बैकग्राउंड है, अर्बन बैकग्राउंड है, किसी मंत्री का बेटा है, किसी का भी बेटा है, कुछ नहीं। जो आप वहाँ पे अपनी पर्सनालिटी को दिखाओगे वही वो देख। आई एम श्योर कि आपको जो भी पद मिलेगा और आप काफी अपने पूरे लगन के साथ उस पद की गरिमा बनाए रखेंगे और यू विल डू योर बेस्ट टू सर्व दिस नेशन एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच नवदीप। जाने से पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो यूथ, उनके लिए सर आपके तरफ से एक पर्सनल मैसेज। एक पर्सनल मैसेज ये है कि जैसे कि बात तो सारी हो ही चुकी है, लेकिन अ, फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अपना पेशेंस बना के रखें। ये है, जैसे ताजमहल भी ये नहीं है कि एक साल में बन गया था। ताजमहल को बनाने के लिए कितना 20 साल लगा था करीब शायद। करीब। हाँ, तो ये देखिए, तो तब जाके वो एक सुंदर ये है कि ताजमहल भारत बन बन। के आया। ऐसे ही जो हमारा संसद भवन है, इसको बनाने में लगभग लगभग 7 साल लग गए थे, पूरा प्लानिंग करने से लेके बनाने तक, जो अपनी पार्लियामेंट है इसको। तो इसी तरीके से होता है। तो आप पेशेंस रखें अपने अंदर कि जब चीज़ों का सही वक्त आएगा वो तभी आपके पाएंगी। ये नहीं है कि पहले ही आ जाएंगी या बाद में आ जाएंगी। तो बस ये कि आप अपना पेशेंस बना के रखें। एक दिन अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 364 दिन भी आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको ये है कि अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। और आप मोटिवेटेड रहें, अच्छे अच्छे वीडियोस देखें। ये है कि सेल्फ भी एक फैक्टर होता है कि आप जब ये चीज़ देखें कि मैंने ये करियर किस लिए चुना है, कि अपनी खुशी के लिए, कि लोगों की भलाई के लिए, कि देश की भलाई के लिए, कि किस चीज़ के लिए। तो जब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको खुद ही मोटिवेटेड फील होने लगेगा। तो यही बात है, डोंट लूज योर पेशेंस एंड बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम एंड डोंट थिंक अबाउट थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। जब उनको अपने ये है कि सही टाइम आ जाएगा तब। ये सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी एक यूपीएससी सीएपीएफ एस्पिरेंट को कोई भी डाउट होगा तो आई एम श्योर
हमने उस डाउट को क्लियर किया होगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम से लेकर कोई और डाउट्स हैं तो आप yuva70@gmail.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रीच यू। उसको छोड़कर अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे वीडियोस को आप लाइक करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी फॉलो करें एंड बी कनेक्टेड विद अस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग जर्नी टुगेदर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं था नवनीत आनंद। जय हिंद। जय हिंद।